हेलो स्टूडेंट्स, हम विलियन का क्वथनांक में उन्नयन होने वाला पार्ट अभी ले रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक में उन्नयन की गणना कैसे की जाती है। उसके लिए मैंने एक मैथमेटिकली आपको समीकरण प्रोवाइड की थी। और क्वथनांक में उन्नयन अगर हमें प्रश्न में दिया गया हो तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसे हम इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 2.7 और 2.8 है। क्लियर? तो हम इनको क्लियर करते हैं। एक स्टूडेंट के द्वारा पूछे भी गए हैं। तो 2.7 जो उदाहरण है उसके अंदर ये बोला गया है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या हो गया भाई? अवाष्पशील विलेय। तो और हम जानते हैं कि थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, और वाष्प दाब में जितनी कमी होती है क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक में होने वाली वृद्धि वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है और एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो हमने कितना मिलाया है? 18 ग्राम। तो वाष्प दाब में कमी होगी, जल के वाष्प दाब में से कमी होगी। और अब यूँ पूछा है कि जब क्वथनांक में उन्नयन होगा तो अब ये किस ताप पर उबलेगा। जनरली जल कितने ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने वाला तो है नहीं, क्योंकि अब हो चुका है ये विलयन, और विलयन उच्च ताप पर उबलेगा, कुछ उच्च ताप पर। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। पिछले टॉपिक में थ्योरेटिकली हमने ये ही समझा था कि बढ़ जाता है, लेकिन आंकिक प्रश्नों में हम ये भी सीखेंगे कि बढ़कर कितना हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको समीकरण दी थी, टी एस यानी विलयन का क्वथनांक माइनस टी वी नॉट यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये पूरा हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन, जो कि समीकरण थी के बी इंटू मोललता। अब मोललता हमको डायरेक्ट प्रश्न देता तो हम दो मोललता लिख लेते। हमको प्रश्न ने मोललता दी नहीं है, इसलिए हम मोल W बटा MW बटे विलायक का भार, अगर किलोग्राम में है तो ये वाला फॉर्मूला ले, और ग्राम में होता तो हम यहाँ ग्राम में लिखते, तो यहाँ 1000 से गुणा कर देते। अब प्रश्न ने हमको विलयन किस ताप पर उबलेगा यानी TS पूछा है, तो TB को उधर ले जाएं, तो TB नॉट इधर आ गया, प्लस KB का मान कितना दे रखा है प्रश्न ने? 0.52। W कितने ग्राम बोला है? 18 ग्राम। MW ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180। विलायक का भार कितना दे रखा है? 1 किलो। किलो में ही दे रखा है, इसलिए 1000 से गुणा नहीं करेंगे। और शुद्ध जल का क्वथनांक होता है TB नॉट, ये कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में लेते हो तो 300, 273 जोड़ो यानी 373, और ये 18 से 18 कट गया, 10 का भाग इसमें दोगे तो 0.052, यानी जल अब ये विलयन कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ? 0.052। तो 100 पे तो जल उबलता ही है, इतना बढ़ के विलयन उबलेगा, यानी 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब यह विलयन उबलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो देखो, अगर हमें कोई भी अवाष्पशील विलय दिया हो तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, तो उन्नयन पूछता तो ये, और विलयन कितने पर उबलेगा तो ऐड कर दिया। समझ गए? सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है? जैसे जल का तो सबको पता होता है, इसलिए इसमें जल का क्वथनांक देना आवश्यक नहीं समझा प्रश्न में, लेकिन इसमें बेंजीन का जनरली सबको पता नहीं होता, इसलिए ऑलरेडी दिया है कि भाई विलायक कितने ताप पर उबलता है? 353.23 केल्विन पर। ठीक है?
180 ग्राम, जैसे इसमें 18 ग्राम था तो इसमें कितना है 180 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 की जगह यहाँ 1 किलोग्राम दे रखा है तो यहाँ दे रखा है 90 ग्राम लेंगे। ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है। देखो इससे ये बढ़ गया ना, तो बढ़कर इतना हो जाता है। अब ये पूछा है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो अब हमको क्वथनांक में उन्नयन अगर पता हो तो मोलर द्रव्यमान की गणना भी की जा सकती है। कैसे करेंगे, वही समीकरण लगेगी। तो TS माइनस TB0 बराबर KB इंटू W, 1000 इसलिए कर रहा हूँ, इस बार विलायक का भार ग्राम में है, MW इंटू विलायक का भार इस बार किस में दिया है, ग्राम में। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी हमको MW कैलकुलेट करना है। तो KB में किसका भाग दे दिया जाए, TS माइनस TB0 का। फिर MW निकालना है, KBW ऊपर, 1000 ऊपर, नीचे क्या रहेगा W ग्राम में। MW की गणना हो जाएगी। सारे मान पुट कर देता हूँ प्रश्न से कि भाई MW विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा है 353। पहले KB का मान कितना दे रखा है 2.53 लिख लिया। कितना विलेय बोला है 1.80 ग्राम इंटू 1000 बटे TS कितना है, विलियन कितने पर उबलता है 354.11 पे, माइनस शुद्ध जल कितने पे उबलता है 353.23 पे, इंटू कितने विलायक में बोला है 90 ग्राम। इस सबको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न है, ये उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण आ सकते भी हैं, इसलिए आप इनको 1-2 बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें से घटा लेता हूँ मैं, 11 में से 3 गए तो 8, फिर ये 10 बचेंगे, 2 8.88 बचेगा, यानी 253। ये 0 से ये 0 कट गई, 180 से 180 हो गए, 180 में 9 का भाग देंगे तो ऊपर आएगा 9, 180 9 दूनी कर 20 बार, फिर नीचे आएगा बस कुछ नहीं बचा, 9 भी कट गया ना इससे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कट गया आपके 0.44, 10 से इसको गुना करेंगे 25.3 में 0.44 का भाग दे दोगे तो लगभग आएगा ये 58। ठीक है, सॉल्व करके देखना। तो ये आपके क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित आंकिक प्रश्न थे जो हमने लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अगला। देखो, एक हमने अनुसंग गुणधर्म 4 पढ़ने हमको, जिसमें पहला अनुसंग गुणधर्म था वाष्प दाब में अवनमन, फिर दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा है अब हमारा हिमांक में अवनमन। समझिए, हिमांक में अवनमन, ये थोड़ा चल नहीं रहा सही, इसी को ले लेता हूँ। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले हम हिमांक को समझते हैं। ये हिमांक क्या चीज़ है? हिमांक
देखो, जैसे हम जानते हैं कि तुमसे मैंने सबसे पहले पूछा था क्वथनांक क्या होता है, तो हमारा जवाब था, एक एग्जैक्टली जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये थी कि जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वह बिंदु क्वथनांक कहलाता है। और जनरली क्वथनांक पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, इसलिए जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट कर देता है। तो द्रव का हिमांक जब वाष्प के बराबर हुआ तो वो बिंदु तो हो गया क्वथनांक। जब द्रव, और हम जानते हैं हिम का मतलब क्या होता है, जमना। तो जब द्रव जमता है या जमना शुरू करता है, तो उबलना तो कब किया था, जब वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया था। तो जमना कब शुरू करेगा, जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, क्योंकि जमने में द्रव ठोस बनने वाला है, उबलने में द्रव वाष्प बदलने वाला है। तो वही परिभाषा यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाए तो वो हिमांक कहलाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव की ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है तो ताप का वह बिंदु ही द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। जब किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमना या हिमकृत होना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको ग्राफिकली कैसे समझे, देखिए मैंने बताया था आपको, अगर हम वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचे तो यहाँ मैं मान लेता हूँ जल का, इस जगह तक जल की ठोस अवस्था है। ठीक है,
ठोस जल, ठोस विलायक ही ले लेता हूँ, ठोस विलायक है। इस पॉइंट पर द्रव विलायक है। क्या है भाई? द्रव विलायक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जिस पर द्रव और ठोस अवस्था के वाष्प दाब एग्जैक्टली बराबर है। तो हम इस ताप को ही क्या बोलेंगे? परिभाषा के अनुसार इस ताप पर दोनों के बराबर हो गए ना, तो यही द्रव का हिमांक बिंदु कहलाएगा। तो ये वाला जो ताप हो गया है वो हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए मैंने हमेशा नोट काम में लिया है। तो यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये ताप वह ताप है जबकि द्रव विलायक और ठोस विलायक के वाष्प दाब एग्जैक्टली बराबर हैं। तो यही बिंदु हिमांक बिंदु कहलाता है। क्लियर बात? अब ये द्रव विलायक पिछले बार जब मैंने ग्राफ खींचे थे, आपको याद होना चाहिए कि इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे विलियन का भी ग्राफ था। ये किसका है? विलियन का। और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे क्यों बनाया है? मैंने इसको थोड़ा सा नीचे इसलिए भी बनाया है क्योंकि किसी प्रत्येक ताप पर हम देखते हैं, प्रत्येक ताप पर, यानी ये ताप का ये बिंदु पकड़ लिया मैंने, इस ताप पर, इसको आगे मिलाओ, ये मिला दिया, ये यहाँ मिला। विलायक का तो वाष्प दाब है ये वाला, है ना, और इसी ताप पर विलियन का वाष्प दाब है कम। और हमने पहले ही पढ़ा है कि भाई विलियन का वाष्प दाब कम होता है। एक ही ताप पर विलायक की तुलना में विलियन का वाष्प दाब कम होता है। तो है, दिख रहा है हमको। अब हम जानते हैं कि भाई विलियन में विलय तो थोड़ा सा ही होता है ना, और विलियन कब जमेगा? तो विलियन भी तब जमेगा जब विलायक, मतलब विलियन ठोस, विलियन जब जमता है जब विलियन का वाष्प दाब ही विलायक की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो यानी अगर हम यूँ कहें इस ग्राफ को डॉट 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 करके आगे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ टच कर गया स्लोप के अकॉर्डिंग, कर गया कि नहीं कर गया? तो अब ये इस जगह पे हम देख रहे हैं कि विलियन का वाष्प दाब भी ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो चुका है। यानी ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया? जिस पर विलियन भी जमना शुरू कर देगा कि नहीं? अब हम देख रहे हैं कि भाई शुद्ध जल तो इस ताप पर जमा और विलियन इस ताप पर जमा, तो विलियन का ताप क्या हुआ? कम हुआ ना। तो जैसे ही हम विलियन में विलायक में विलय मिलाएंगे, पहली बात तो विलियन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, और विलियन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो अब विलियन का हिमांक भी कम हो जाएगा। तो विलियन क्या होता है? शुद्ध विलायक से कम ताप पर जमना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल जल कितने डिग्री पर जमता है बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जल में नमक मिला देंगे तो अब वो कितने पर जमेगा? माइनस में। आइसक्रीम में आइसक्रीम होती है, दूध जमता है, लेकिन दूध तो जम जाता है जनरली कम ताप पे, लेकिन आइसक्रीम फ्रीज में जमती है, यानी आइसक्रीम में विलय मिला हुआ है, नमक भी मिला हुआ है। ठीक है, तो आइसक्रीम कहाँ जमी? और भी माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी 0 पे जमता है, लेकिन नमक वाला पानी माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो इसका ये मतलब आ गया कि भाई विलियन, पहले तो विलियन का हिमांक क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो ये तो थी किसकी? हिमांक की। अब हम अपनी अगली डेफिनेशन पे आते हैं, और वो डेफिनेशन है विलियन का हिमांक।
विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक ताप का वह बिंदु है जिस पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। देख लीजिए, विलयन का हिमांक ताप का वो बिंदु है जिस पर विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, जिसके बराबर हो जाता है, अर्थात टीएस ही तो है, देख लो टीएस। और साधारणतः विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक जिसमें वो विलयन बना हुआ है, शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं ग्राफ से TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक और ये TS विलयन का हिमांक। क्लियर? तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब विलयन के वाष्प दाब में अगर मान लो विलायक में विलय ज्यादा मिला दिया तो विलयन का हिमांक इतना गिर जाएगा। अब ये यहाँ जाके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर है, तो इस विलयन का हिमांक और भी कम हो गया। तो यानी विलयन का हिमांक में कमी उसके वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होगी। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब में जितनी ज़्यादा कमी होती जाएगी, विलयन के हिमांक में भी उतनी ही ज़्यादा कमी होती जाएगी। तो ये वापस पुनः क्लियर हो गया कि विलयन का हिमांक भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि वो भी वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, इसलिए ये भी प्रूव हो गया। तो ये हम प्रूव लिख लेते हैं, मिटा देना चाहिए इसको। तो अगला हेडिंग उसी क्रम में हम लिखते हैं, विलयन के
हिमांक में अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म ठीक है। तो ये इसी ग्राफ से मैं कह सकता हूँ, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि विलियन के हिमांक में अवनमन ब्रैकेट में इसको कह सकते हैं डेल्टा TF वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है, अतः वाष्प दाब में अवनमन की भांति यह भी एक अणु संख्य गुणधर्म है। तो बेटा अर्थात यूं लिख सकते हैं अपन, डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P, और डेल्टा P आल्सो डिपेंडेंट ऑन मोलर molecules of solution, so it is also a colligative properties। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर हम पुनः वही बात समझे हैं जो हमने क्वथनांक के उन्नयन के बारे में समझी थी। क्वथनांक विलय मिलाने से क्वथनांक तो बढ़ता है लेकिन हिमांक घटता है, लेकिन दोनों एक जैसे ही, जितना वो बढ़ता है उतना ही ये घटता है, एक जैसे ही चलते हैं। तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब हम ये भी समझेंगे कि भाई हिमांक में अवनमन के आंकिक प्रश्न किस तरह से किया जाता है, कितना विलय मिलाएं तो हिमांक कितना गिर जाएगा। तो ये प्रश्नों को नेक्स्ट टॉपिक में हम शामिल करेंगे।